पति की मौत का फहमाना लखनऊ, उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कामिनी गांव के ही रहने वाले मार्तंड यादव से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने उसकी शादी पवन से कर दी। इसका परिणाम यह निकला कि निर्दोष पवन मारा गया। गांव में भागवत कथा होने की वजह से काफी चहल पहल थी। कथा में जाने के लिए हर कोई उत्साहित था, क्योंकि वहां बहुत ही सुंदर कथा होती थी। उसके बाद हवन होता था। कामिनी भी वहां रोजाना अपनी सहेली मीना के साथ कथा सुनने जाती थी। उस दिन वह मीना के साथ कथा सुनने पहुंची तो वहां का नजारा ही कुछ और था। गांव के कई लोग पंडितों द्वारा किए जाने वाले मंत्रोच्चारण के साथ हवन कर रहे थे। उससे जो धुआं उठ रहा था, वातावरण सुगंधित हो रहा था। कामिनी और मीना ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और वहां बिछी दरी पर बैठ गईं। अचानक कामिनी की नजर दूसरी ओर बैठे एक युवक पर पड़ी, जो एकटक उसी को ताक रहा था। वह कोई और नहीं, उसी के गांव का मार्तंड यादव उर्फ पिंकू था। कामिनी उम्र के उस दौर में पहुंच गई थी जब लड़कों का इस तरह ताकना लड़कियों को अच्छा लगता है। यही वजह थी कि कामिनी ने भी उसकी ओर उसी तरह ताका। नजरें मिली तो मार्तंड मुस्कराया, लेकिन कामिनी ने नजरें झुका लीं। लेकिन यह भी सच है कि इस स्थिति में लड़की पहली बार भले ही नजरें झुका ले, लेकिन पलटकर जरूर देखती है। और कहते हैं कि अगर पलटकर देख लिया तो समझो मामला फिट है, यानी वह भी चाहती है। कामिनी से रहा नहीं गया, उसने नजरें उठाई तो मार्तंड को अपनी ओर ताकते पाया। उसे उस तरह ताकते देख कामिनी को हंसी आ गई। बस फिर क्या था, कामिनी की इस हंसी पर मार्तंड मर मिटा। एक तो कामिनी ने पलटकर देखा था, दूसरे हंसी थी, इसलिए मार्तंड को लगा अब मामला फिट है। अब वह सब कुछ भूलकर सिर्फ कामिनी को ही देख रहा था। कामिनी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसे इस तरह बार बार उधर देखते देखकर मीना ने पूछा, क्या बात है जो तू बार बार उधर लड़कों की ओर देख रही है? कामिनी इस तरह सिटपिटा गई जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसे जवाब तो देना ही था, इसलिए उसने मीना को प्यार से झिड़कते हुए कहा, यार तुम भी न जाने क्या क्या सोचती रहती हो। इस तरह की जगहों पर कोई क्या देखेगा? तुम्हारे दिमाग में हमेशा खुराफात ही चलता रहता है। अब तक हवन खत्म हो गया था। प्रसाद लेकर कामिनी मंडप से बाहर आई तो मार्तंड भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। वह उससे थोड़ी दूरी बनाकर चल रहा था। उसे अपने पीछे आते देख कामिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा कि मीना के सामने ही वह उसे कुछ कह न दे। अब वह उसे अपना सा लग रहा था। कुछ ऐसा ही मार्तंड को भी महसूस हो रहा था। वह उससे अपने दिल की बेचैनी कहना तो चाहता था, लेकिन मीना की उपस्थिति उसे ऐसा करने से रोक रही थी। कुछ भी रहा हो, मार्तंड की नजरें उसी पर टिकी थीं। कामिनी भी बार बार पलटकर उसे देख रही थी। आखिर मीना ने उसकी चोरी पकड़ ही ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो यह बात है, अब समझ में आया। यह महाशय हमारे पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हैं? क्या बकवास कर रही है? कोई पीछे पीछे आ रहा है तो इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि मैं उस पर मर मिटी हूँ। चलो घर चलो, नहीं तो तुम इसी तरह बकवास करती रहोगी। कामिनी ने कहा, मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम यहीं रुको, चलो न घर। मीना ने कामिनी का हाथ पकड़कर कहा और तेजी से घर की ओर चल पड़ी। मार्तंड कामिनी को तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। घर पहुंचकर कामिनी मार्तंड के ख्यालों में डूब गई। पता नहीं क्यों वह उसके दिल में बस गया था, जबकि वह बहुत खूबसूरत भी नहीं था। गांव में उससे भी खूबसूरत लड़के थे जो उस पर मरते थे, लेकिन उसने कभी किसी को भाव नहीं दिया था। दूसरी ओर मार्तंड भी कामिनी के ख्यालों में डूबा था।
उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कामिनी जैसी खूबसूरत लड़की का दिल उसके लिए धड़क सकता है। इसलिए अगले दिन के इंतजार में उसे नींद नहीं आई। वह जानता था कि कामिनी रोज कथा सुनने आती है, इसलिए उसने तय कर लिया था कि अगर अगले दिन कामिनी मिल गई तो कैसे भी वह उससे अपने दिल की बात जरूर कह देगा। संयोग से अगले दिन कामिनी अकेली ही वहां आई। शायद उसे विश्वास था कि उसके सपनों का राजकुमार मार्तंड अवश्य वहां आएगा और उससे बात करने की कोशिश भी करेगा। उसे बात करने में कोई संकोच न हो, यही सोचकर वह मीना को साथ नहीं लाई थी। जब वह वहां पहुंची तो उसे यह देखकर हैरानी हुई कि मार्तंड वहीं बैठा था जहां कामिनी एक दिन पहले बैठी थी। शायद वह उसी का इंतजार कर रहा था। मार्तंड की नजरें उससे मिली तो दोनों के होठों पर मुस्कान तैर उठी। कामिनी आकर उससे थोड़ी दूरी पर महिलाओं के झुंड में बैठ गई। दोनों बैठे तो भागवत कथा सुनने थे, लेकिन दोनों के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। आखिर नहीं रहा गया तो मार्तंड ने कुछ इशारा किया। उसके बाद कामिनी उठकर चल पड़ी। लोगों की नजरें बचाकर मार्तंड भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सुरक्षित स्थान पर आकर जरा भी संकोच किए मार्तंड ने कामिनी का हाथ पकड़कर कहा, कामिनी, अब मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे हाव भाव से ही मुझे पता चल गया है कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। इसलिए चलो एकांत में कहीं बैठकर बातें करते हैं। गांव में एकांत कहाँ होता है, बागों या खेतों के बीच? दोनों गेहूं के खेतों के बीच बैठकर बातें करने लगे। मार्तंड ने उस एकांत में कामिनी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कामिनी, यह जिंदगी हमारी है, इसलिए इसके बारे में सिर्फ हमें ही निर्णय लेने का हक है। तुम मुझसे मिलने के लिए रोज यहीं आना। यहाँ लोगों की नजर हम पर नहीं पड़ेगी। बोलो, आओगी न? मैं जरूर आऊंगी मार्तंड, तुम मेरा इंतजार करना। कामिनी ने कहा और अपने घर चली गई। मनचाहा प्रेमी मिल जाने से कामिनी खुश थी। वह मार्तंड की यादों में खोई रहने लगी। अब उसे हमेशा उस समय का बेसब्री से इंतजार रहता जब उसे मार्तंड से मिलने जाना होता। मार्तंड उससे जब भी रोमांटिक बातें करता वह शर्मा जाती। वह उसकी सुंदरता की तारीफें करते हुए कहता, तुम्हारी इसी सुंदरता ने मेरा दिल चुरा लिया है। अब मेरे इस दिल को तुम संभाल कर रखना, इसे कभी तोड़ना मत। कामिनी कहती, तुम भी कैसी बातें करते हो, मैं भला तुम्हारे दिल को क्यों तोड़ूंगी? अब तो वह हमारा हो चुका है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो तुम जैसी प्यार करने वाली मिल गई। शायद तुम मेरे भाग्य में लिखी थी। ऐसी ही बातें करके मार्तंड ने कामिनी को लुभाकर उससे शारीरिक संबंध भी बना लिए। दोनों मन से तो एक थे ही, तन से भी एक हो गए। उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली के थाना शिवगढ़ के निमडवल गांव में रहते थे रामेश्वर प्रसाद। वह खेती करके अपना गुजर बसर करते थे। उनके परिवार में पत्नी रमा और 2 बेटियां तथा 2 बेटे थे। कामिनी उनके बच्चों में सबसे छोटी थी। उनके बाकी बच्चों का विवाह हो चुका था। कामिनी ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि उसे मार्तंड से प्यार हो गया। कामिनी ने गांव के ही सरकारी स्कूल से 8वीं तक पढ़ाई की थी। वह खूबसूरत थी, इसलिए जवान होते ही गांव के मंचले लड़के उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगे थे। उन्हीं में मार्तंड भी था। आखिर में उसी ने बाजी मार ली थी। वह प्रभाकर यादव का बेटा था। वह नल वगैरह ठीक करने का काम करता था। गांवों में इस तरह की बातें ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह पाती, इसलिए मार्तंड और कामिनी के संबंध भी उजागर हो गए। जब बेटी की करतूत का पता रामेश्वर प्रसाद को चला तो उन्होंने कामिनी की खूब पिटाई की और सख्त हिदायत दी कि अब वह मार्तंड से बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसके घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। इस हालत में रामेश्वर जल्द से जल्द कामिनी की शादी के बारे में सोचने लगा, क्योंकि उसकी वजह से उनकी गांव में बदनामी हो रही थी।
रामेश्वर का एक रिश्तेदार हरभजन लखनऊ के थाना नगराम के गांव सेंधुमऊ में रहता था। सेंधुमऊ के बगल में ही एक गांव है बघौली। उसी गांव में ललई प्रसाद अपने परिवार के साथ रहता था। वह भी खेती करता था। उसके परिवार में पत्नी रामकली के अलावा 2 बेटियां और एकलौता बेटा पवन था। उसने दोनों बेटियों की शादी कर दी थी। बेटे की अभी शादी नहीं हुई थी। वह गोसाईगंज के दयाल इंस्टीट्यूट से बीबीए कर रहा था। हरभजन पवन से परिचित था। वह जानता था कि पवन बहुत ही नेक और पढ़ा लिखा लड़का है, इसलिए उसने उससे कामिनी से रिश्ते की बात चलाई तो वह बात आगे बढ़ाने को राजी हो गया। उसने अपने पिता से बात की तो उनकी सहमति मिलने के बाद सभी कामिनी को देखने गए। कामिनी के घर वालों को भी पवन और उसका घर परिवार पसंद था, इसलिए बातचीत के बाद शादी तय हो गई। कामिनी ने पवन के सामने ही विवाह से मना कर दिया था, लेकिन रामेश्वर प्रसाद ने किसी तरह बात संभाल ली थी। 20 मई 2015 को कामिनी और पवन का विवाह धूमधाम से हो गया। कामिनी को न चाहते हुए भी पवन से विवाह करना पड़ा, जबकि वह मार्तंड से शादी करना चाहती थी। शादी के बाद भी वह उसे एक पल के लिए नहीं भूल पा रही थी, क्योंकि उसने उसी के साथ जिंदगी गुजारने का सपना जो देखा था। लेकिन घर वालों ने उसके सपनों को तोड़ दिया था। पगफेरा में कामिनी मायके आई तो मार्तंड से मिली। तब वह उससे गले मिलकर बिलख बिलख कर रोई। मार्तंड की भी आंखें नम हो गईं। कामिनी की हालत देखकर वह बेचैन हो उठा। उसने कामिनी को ढांढस बंधा कर कहा, कामिनी, हम कभी अलग नहीं होंगे, कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता, हम हमेशा इसी तरह मिलते रहेंगे। इसके बाद मार्तंड ने एक सस्ता सा मोबाइल फोन खरीदकर कामिनी को दे दिया, जिससे उनमें बराबर बातें हो सकें। कामिनी जब तक मायके में रही मार्तंड से बराबर मिलती रही। ससुराल आने पर मिलना तो बंद हो गया, लेकिन मोबाइल से सबकी चोरी वह उससे बातें कर लेती थी। 12 अगस्त 2015 की शाम 6:30 बजे पवन घर लौटा और कपड़े बदलकर आराम करने लगा। रात 8 बजे कामिनी ने उसे 100 रुपए का नोट देते हुए कहा कि उसे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, जाकर ला दे। पवन उन्हीं कपड़ों में दहेज में मिली हीरो पैशन प्रो बाइक से कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया। कोल्ड ड्रिंक की दुकान उसके घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर थी। थोड़ी देर बाद पवन का फोन आया कि गांव के बाहर उसकी बाइक खड़ी है, किसी से मंगवा लें, वह किसी जरूरी काम से जा रहा है। इसके बाद पवन के पिता वहां गए और गांव के एक लड़के से कहकर बाइक ले आए। सुबह गांव के कुछ बच्चे गांव के बाहर तालाब पर शौच के लिए गए तो उन्होंने वहां झाड़ियों में पवन की लाश पड़ी देखी। बच्चों ने यह बात तुरंत पवन के घर वालों को बताई तो घर वाले रोते बिलखते वहां पहुंचे। पवन के पिता ललई प्रसाद ने इस घटना की सूचना थाना नगराम पुलिस को दे दी। सूचना मिलने के थोड़ी देर बाद थाना नगराम के थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक पवन ने नीले रंग पर सफेद धारी वाली कैपरी और सफेद शर्ट पहन रखी थी। उसके गले और मुंह पर किसी तेज धारदार हथेरा के घाव थे। सुधीर कुमार सिंह घटनास्थल और लाश का निरीक्षण कर रहे थे कि सीओ राकेश नायक भी आ गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज भिजवाकर पूछताछ शुरू की। इसके बाद थाने आकर सुधीर कुमार सिंह ने मृतक के पिता ललई प्रसाद की ओर से अज्ञात के खिलाफ पवन की हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। थाना प्रभारी मामले की जांच के लिए बघौली गांव जाने की तैयारी कर रहे थे कि किसी ने फोन करके उन्हें बताया कि मृतक पवन की पत्नी कामिनी अपना सामान बांधकर कहीं जाने की तैयारी कर रही है। यह सुनकर सुधीर कुमार सिंह को हैरानी हुई। जिस औरत के पति की हत्या हुई हो, अभी उसकी लाश भी न दफनाई गई हो, इस दुख की घड़ी में ससुराल वालों का साथ देने के बजाय वह घर से जाने की तैयारी कर रही है। उन्हें लगा
कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घटना के पीछे उसी का हाथ हो। सीओ राकेश नायक भी थाने में मौजूद थे। कामिनी के बारे में सीओ साहब को बताया तो उन्होंने भी कामिनी पर शक जाहिर किया। फिर क्या था, थाना प्रभारी ललई प्रसाद के घर जा पहुंचे। उन्हें जो सूचना मिली थी वह सही थी। कामिनी अपना बैग तैयार करके बैठी थी। शक के आधार पर सुधीर कुमार सिंह ने बैग की तलाशी ली तो उसमें से कपड़ों और व्यक्तिगत सामान के अलावा 1000 रुपये, एक सिम और एक युवक की फोटो बरामद हुई। उन्होंने बैग में नीचे लगे पैड के अंदर हाथ डाला तो उसमें से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। घर वालों से उस मोबाइल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसके पास जो मोबाइल था उसे तो पवन ने पहले ही ले लिया था। सुधीर कुमार सिंह ने जब कामिनी से उसके पास मिले फोटो के बारे में पूछा तो वह काफी देर तक उस फोटो को देखती रही। उसके बाद बोली, यह युवक उसके गांव का रहने वाला है। पुलिस कामिनी को हिरासत में लेकर थाने आ गई। थाने में महिला कांस्टेबल के जरिए उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कई नाम बताए। उन सभी को पुलिस ने थाने लाकर पूछताछ की तो पता चला कि वे निर्दोष थे। कामिनी ने जो नाम बताए थे वे उसके पुराने आशिक थे जिन्हें वह फंसाना चाहती थी। सुधीर कुमार सिंह ने कामिनी का मोबाइल खंगाला तो उसमें सिर्फ एक ही नंबर मिला जिससे उसमें लगभग रोज ही फोन आए थे। घटना वाले दिन भी उस नंबर से अंतिम बार रात 11 बजे फोन आया था। जब उस नंबर के बारे में कामिनी से सख्ती से पूछा गया तो उसने बताया कि उस नंबर से फोन करने वाला और फोटो वाला युवक एक ही है। उसका नाम मार्तंड यादव उर्फ पिंकू है जो उसके मायके निमडवल में रहता है। सुधीर कुमार सिंह ने उसी मोबाइल से उस नंबर पर स्पीकर ऑन करके कामिनी से बात करने को कहा। कामिनी ने उस नंबर पर फोन किया तो दूसरी ओर से फोन रिसीव करने वाले ने कहा, सब ठीक कर दिया मैंने, किसी को शक भी नहीं हुआ। क्या कह कामिनी इतना ही कह पाई थी कि सुधीर कुमार सिंह ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया। मैंने अपने दोस्तों के साथ सब कुछ बहुत सही ढंग से कर दिया है, अब हम एक साथ रह सकेंगे। दूसरी ओर से कहा गया, लेकिन यह सब करके तुमने मुझे फंसा दिया। पुलिस मुझ पर शक कर रही है, तुम आकर मुझे बचाओ। तुम कहाँ हो? कामिनी इतना ही कह पाई थी कि मार्तंड को शायद शक हो गया। उसने तुरंत फोन काट दिया। दोबारा फोन किया गया तो फोन बंद हो चुका था। इसके बाद मार्तंड के घर छापा मारा गया लेकिन वह घर पर नहीं मिला। तब उसके पिता को हिरासत में लेकर थाने लाया गया लेकिन वह भी मार्तंड के बारे में कुछ नहीं बता सका। उसी दिन यानी 14 अगस्त को एक मुखबिर की सूचना पर दोपहर 12:30 बजे सुधीर कुमार सिंह ने मार्तंड यादव और उसके दोस्त विक्रम यादव को समेसी के पास एक नहर के किनारे से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद 15 अगस्त को पुलिस ने मार्तंड के एक अन्य दोस्त सूरजलाल को छतौनी से गिरफ्तार कर लिया। मार्तंड से की गई पूछताछ में पवन की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी।